अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, बलूचिस्तान के मामले का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां पर जो मालूम होता है एक महाज सा जो नाराज अरकान है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो वजीर आला जनाब जाम कमाल के खिलाफ खोलना चाहते हैं। और इस हवाले से कल काफी मायने खेज वजीर आला जाम कमाल की यहाँ इस्लामाबाद में मुलाकात हुई वजीर आजम इमरान खान से, और उसमें तबादला ख्याल करते हुए एक तो उन्होंने जो तरक्याती वहां पर काम है बलूचिस्तान में उस हवाले से आगाह किया, और मजीद ये बताया कि ये जो एक पूरा ब्लॉक है जो डिसग्रंटल्ड अरकान का बलूचिस्तान असेंबली के, उनके हवाले से जो क्योंकि नेगोशिएशंस और उनसे मुज़ाकरात का सिलसिला वजीर आला जनाब जाम कमाल काफी अरसे से चला रहे थे, तो वो मामलात कहां पहुंचे हैं, इस हवाले से वजीर आजम इमरान खान को आगाह किया गया। इसके बाद नाजरीन इंटरेस्टिंगली जाम कमाल साहब ने जो प्रेस टॉक है उन्होंने की और जो सहाफियों के सवालात का उन्होंने जवाब दिया, तो उसमें चीदा चीदा जो कुछ चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखूं। उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर राय शुमारी हो जाए और काफी कॉन्फिडेंट नजर आए जनाब जाम कमाल वजीर आला बलूचिस्तान के, ये जो पूरी जो तहरीक अदम एतमाद है जो कि सबमिट करा दी गई है, इसके ऊपर अगर राय शुमारी होगी तो हुकूमत को, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है और इत्तेहाद में है पीटीआई के साथ, और वफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की इत्तेहादी है, उनको बरतरी मिलेगी और ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। हैविंग सेड दैट, अगर नंबर गेम की बात कर लें नाजरीन, तो अपोजिशन की तरफ से तो क्लेम्स हैं कि 40 से 45 तक उनके पास जो खास तौर पे ये जो ब्लॉक है वो कह रहे हैं कि उनके पास इस हद तक नंबर्स पहुंच चुके हैं। अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो इसकी जो है सरबराही कर रहे हैं इस ब्लॉक की, और साले भूतानी साहब। लेकिन अगर मैं वैसे आपको जो इसके न्यूमेरिक्स हैं इसके हवाले से बताऊं, जो एक फैक्चुअल न्यूमेरिक्स हैं बलूचिस्तान असेंबली के, तो 65 की तादाद का जो ये बलूचिस्तान असेंबली का जो हाउस है उसमें इस तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने के लिए 33 वोट्स दरकार होंगे अगर वजीर आला बलूचिस्तान को वो डिसमेंटल करना चाहते हैं। और 42 तादाद है बलूचिस्तान अवामी पार्टी और उनके तमाम इत्तेहादियों की। तो वैसे तो अगर फैक्चुअली इस पोजीशन को देखें तो खासी कंफर्टेबल है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत, लेकिन जो ये डिसग्रंटल्ड ब्लॉक है, अगर इनके क्लेम की तरफ जाएं तो वो भी 40 से 45 अरकान की हिमायत का जो दावा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये दावे कामयाब अपोजिशन के हो पाएंगे? ये जो एक गठजोड़ है इनका, ये कामयाब हो पाएगा, या जनाब जाम कमाल साहब जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि इसके ऊपर राय शुमारी करा लें, कोई मसला नहीं है और ये चीज उनके हक में जाएगी? 4 नुकात पर नाजरीन मबनी ये तमाम मामलात हैं, और जो एक तरह से जो एक एलिगेशंस हैं जो इस नाराज ब्लॉक ने लगाई हैं उनके ऊपर मबनी, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होना, बेरोज़गारी में इजाफा होना, गवर्नेंस का ख़राब होना, ये कुछ इस किस्म की बातें हैं जो कि इल्ज़ामात हैं जो आयद किए गए हैं इस नाराज ब्लॉक की तरफ। तो ये मामलात बलूचिस्तान में कहाँ होने जा रहे हैं, आगे इस पे क्या पेशरफ्त होगी, एक तो इस हवाले से बात करेंगे, और एक तारीखी पस मंजर में ये भी बात करेंगे कि हमेशा ये मामलात बलूचिस्तान के हवाले से ये खासी मायूब बात है कि इससे पहले भी रहे हैं। सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो कि इससे पहले नेशनल पार्टी की जो हुकूमत थी बलूचिस्तान में पिछले दौर में नवाज शरीफ साहब के और PMLN के बेसिकली दौर में, तो उनके हवाले से भी इसी तरह की एक तहरीक अदम एतमाद आई थी जो कि कामयाब हो गई थी। उसके पस मंजर में इस प्रेजेंट तहरीक अदम एतमाद का भी जायजा लेंगे। मेरे साथ यहाँ जो गेस्ट पैनल है मैं फौरी उनका रुख करती हूँ। सेनेटर दिनेश कुमार मुझे यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन, और उनकी नुमाइंदगी हमारे साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया दिनेश साहब आपकी मौजूदगी के लिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा नाजरीन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, JUI की हमारे साथ नुमाइंदगी कर रहे हैं, और अपोजिशन की आरा हम आपसे जानेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड कामरान साहब, आपको भी खुश आमदीद। और कामरान साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ आपकी इजाजत से, लेकिन दिनेश साहब अगर मैं आपसे बात का आगाज करूं, बताइएगा वजीर आला जाम कमाल खासे पुरएतमाद नजर आते हैं, क्या वो वजूहात हैं, क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं? ये जो 40 से 45 जो क्लेम आ रहे हैं इस ब्लॉक की तरफ से, आपको लगता है ये तादाद नहीं है उनके पास? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने एक न्यूमेरिकल तज्जिया किया है, तो मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान असम्बली में जो अपोजिशन की है वो 23 अरकान है, और हमें जो थी 42 अरकान की हिमायत थी जो कोलेशन गवर्नमेंट के हवाले से। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 24-24 थे, और इसके अलावा हमारे साथ जो कोलेशन पार्टीज़ थी, तो
कुछ अरसे से आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी में कुछ हमारे नाराज अरकान थे, तो ये 1 माह से नाराज थे। तो इस हवाले से जिस तरह से आपने कहा कि जाम कमाल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी या उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहे थे कि वो मुतमईन थे, तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान एक रवायत पसंद सूबा है। वहां पर बलूचिस्तान की रवायतें पश्तून और बलूच रवायत, तो इस हवाले से पिछले 1 माह से जाम साहब लगे हुए हैं। हर मेंबर जो जितने नाराज थे उनके घरों में गए और उन्हें कहा कि कोई भी शिकायत हो, तो मेजर एक की शिकायत थी, कोई जिस तरह से आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर का मसला, गुड गवर्नेंस का, ये तो एक बातें होती है जो अच्छा। उन्होंने, जी हाँ, जो वहां पर शिकायत क्या थी? शिकायत ये थी कि जी हम सीएम ऑफिस आ रहे हैं तो हमें प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिल रही। अच्छा। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि इस चीज का मैकेनिज्म हम बनाएंगे। और मैं आपको वसूख से कहता हूं कि उनके जाने से, क्योंकि वो ना सिर्फ वजीर आला बलूचिस्तान है बल्कि एक कबायली शख्सियत भी है बलूचिस्तान के हवाले से, उनकी एक कबाइल के हवाले से एक बहुत ही बड़ी हैसियत है। तो वहां जिन मेंबरान के पास गए, अक्सरियत ने उन्हें लब्बे कहा और उन्हें कहा कि जी ठीक है, हम अपने जो इख्तलाफात पसे पुष्ट डाल रहे हैं, मगर हमें यकीन दहानी चाहिए कि आइंदा इस तरह से नहीं होगा। और आप देखेंगे कि जिस तरह से जाम साहब ने कहा कि मैं अदम एतमाद का सामना करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये जो अपोजिशन की तरफ से मेरे दोस्त हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, कि इनकी तरफ से जो आग लगाई गई है वो कामयाब नहीं होगी। अच्छा दिनेश साहब, मैं जाहिर है इसका एक और जो एक पर्सपेक्टिव है वो ये है कि क्योंकि पिछली अदम एतमाद जो आई थी सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ, और उस वक्त आप नेशनल पार्टी में हुआ करते थे, तो वो उस पर भी इंटरेस्टिंगली मैं आपसे जानूंगी, लेकिन कामरान साहब का पहले व्यू ले लें। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा सर, आपकी तरफ घर घर जाकर मुलाकातें की हैं जनाब जाम कमाल साहब ने, और वो खासे सरगर्म नजर आते हैं। और जो अभी इस वक्त फैक्चुअल पोजीशन है, जैसे अभी दिनेश ने भी इस बात को रिआइटरेट किया है, 42 अरकान हैं ये हुकूमत के इत्तेहाद के, आप अपोजिशन में, तो आप बताइएगा फिर ये इतना कॉन्फिडेंस आया क्यों है अपोजिशन को और इस नाराज ब्लॉक को? जाम साहब जो काम अभी कर रहे हैं वो काश उन्होंने पहले कर लिया होता, कि किसी के साथ जो है किसी के घर पहले चले गए होते, किसी से पहले मुलाकात कर ली होती, किसी से पहले ताल्लुक रख लिया होता। ये दिनेश मेरा दोस्त है, भाई है, इसको पता है कि जाम साहब ने मुझे भी टाइम दिया था, उसके बाद मुझसे भी नहीं मिले। तो बाकी लोगों को तो कुछ छोटे छोटे जो काम होते हैं, कोई आना चाहता है सीएम हाउस, उनके पास इतना टाइम भी नहीं था। खालिस ब्यूरोक्रेटिक जो ना उनका वो एक रवैया है, तो वो इस सीट के लिए जो ना वो फिट नहीं है। उनका वो सियासी रवैया नहीं है जिस तरह से पॉलिटिकल साइड पे लोग जो ना डील करते हैं, लोगों को एहतराम से मिलते हैं, एहतराम खैर करते हैं वो सबका, वो हमारे यहाँ रवाज है। मगर इस तरह से जो लोगों को टाइम ना मिलने पे शिकायत है, दरअसल ना मिलने पे, किसी का काम न करने पे, सारे फंड अपने पास रखने पे, सारे ओहदे अपने पास रखने के पे, लोगों पे एतमाद न करने पे, वहम करने पे, बहुत सारी बातें जो जाम साहब के, दिनेश तो नजदीक है, उनके बहुत ज्यादा नजदीक है, इसको कहेंगे अकेले में से पूछिएगा दिनेश से। ये नजदीकी का हम बिल्कुल इस पे जानेंगे दिनेश से, लेकिन कामरान साहब, एक खासी अजीब मायूब सी रिवायात ये इस तरह से बलूचिस्तान से ही हर मरतबा क्यों? क्योंकि इससे पहले सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ भी जो तहरीक अदम एतमाद आई थी, फिर वो नाकाम नहीं हुई और वो कामयाब हुई, उनकी हुकूमत को घर जाना पड़ा फिर उसके बाद। तो ये बार बार ये सिलसिला बलूचिस्तान से, आप एक वेटरन वकील हैं, पॉलिटिशियन हैं, आपको ये चीज मायूब नहीं लगती? उस वक्त आप भी अपोजिशन का हिस्सा हुआ करते थे। मैं आज भी अपोजिशन का हिस्सा हूँ। मैं कभी भी जो ना, हमारी पार्टी तो कभी भी गवर्नमेंट में नहीं आई, वफाक में तो आप लोग थे ना नवाज शरीफ साहब के साथ। मेरी मौजूदगी में नहीं आई है। एक दफा हाजी रहमतुल्लाह साहब थे, वो मिनिस्टर थे, उसके बाद दुरानी साहब एक दफा मिनिस्टर थे, मैं मेरी मौजूदगी में बहरहाल नहीं आई। तो मैं कभी भी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं रहा, और मुझे कन्वीनियंटली जो ना मेरे लिए जो ना ये सबसे अच्छा वो है कि मैं अपोजिशन में रहूं, ना मेरे पे कोई ऐसा एलिगेशन हो, और मैं आराम से जो कहना है वो आसानी से कह सकूं। लेकिन ये कि आप लोग वफाक में उस वक्त थे, लेकिन आपको नहीं लगता ये रिकरिंग सिलसिला? कामरान साहब, सवाल जो आपके दोबारा मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये रिकरिंग सिलसिला बलूचिस्तान से, ये खासी मायूब सी बात है कि हर मरतबा सिर्फ एक प्रोविंस में ये मामला क्यों? ये हम जो ना वो असल में टेस्ट ट्यूब हैं, तो उसमें थोड़ा है, हमें कंट्रोल दो हवालों से हम टेस्ट ट्यूब हैं, एक इस हवाले से और दूसरा जो है ना वो ये सेनेट की इलेक्शन के हवाले से। ये दो मामला जो ना, ये इसमें जो ना हमारी रेपुटेशन माशाल्लाह बहुत आला है, और इसमें
तंजीया तौर पे आपने अपना कहा, दामन ठीक उठाने है। वाली बात है। हाँ, दिनेश साहब से जानते हैं जी। दिनेश साहब, ये फंड्स का मामला और सारे ओहदे अपने पास रखने का, फिर जाहिर है जो उन्होंने हटाया था, एक बरतरफ किया उन्होंने बिजेंजो साहब को ये तमाम ओहदों से, जो बल्दियात का उनके पास पूरा एक वो था, महकमा था, तो ये भूटानी बताइएगा, साहब। भूटानी साहब, यस, तो वो बताइएगा, वो भी एक बहुत बड़ी वजह बनी उनके हिसाब से ये ब्लॉक कायम करने की जाम कमाल साहब के खिलाफ। और आपकी जो कुर्बत है उनसे, उसका भी हम फायदा उठाते हुए आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो इल्जामात हैं ये कितने दुरुस्त हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वजन होगा। अच्छा जी, आप ये देखें कि जहाँ तरक्याती कामों के हवाले से कहा जाता है कि बलूचिस्तान में तरक्याती काम, तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि जितने भी नाराज अरकान हैं, अगर आप उनसे पूछे तो इस चीज़ पर वो मुत्तफिक है कि उनके इलाकों में जितने तरक्याती काम, जितने मंसूबे, जितनी फलाह बहबूद के काम हुए, तारीख में इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। उन्होंने खुद तस्लीम किया है। आप देखिए, जहाँ भी उन्होंने इंटरव्यू दिया कि इस सिलसिले में हमें कोई शिकायत नहीं। ज़हूर बुलैदी साहब को आप ले लीजिए, वज़ीर ख़जाना, उनके इलाके का PSDB बुक ले लीजिए, ये रवां साल में 5 अरब के तरक्याती मंसूबे बशमूल वफाक से जो मिले हैं, अगर उन्हें मिलाए तो 8 से 10 अरब रुपए के, जो तारीख साज हैं कि आप तुर्बत और बुलेदा जैसे दूर अफ्तादा इलाके में कभी भी क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक नहीं हुए। फिर तो उनको बहुत खुश होना चाहिए दिनेश इसी साहब। तरीके से आप खेतरान साहब जो हैं, उनके इलाके में उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि जितने मेरे हल्के में इन 3 सालों में काम हुए कभी भी तारीख में नहीं हुए। भूटानी साहब का भी आप देख लें। हाँ, ये आपकी बात, अगर तरक्याती हवाले से अपोजिशन को थोड़े बहुत वो थे कि जी हमारे इलाकों में नहीं हुए। उनका कहने का मकसद ये था, उनके इलाके में तो हुए मगर उनके थ्रू नहीं हुए, उनका ये गिला था। मगर आप देखें कि जी हमारे मेंबर खारान से नहीं थे, खारान में भी तारीख साज काम हो, हमारे मेंबर पशीन में नहीं थे, ना कोलेशन थे, ना कुछ जमीयत उलमा इस्लाम के। पशीन में आप उठाकर देख, PSDB बुक को उठाकर देख लीजिए कि रिकॉर्ड तरक्यात इस तरह से खोजदार, या अगर आप कोयटा को ले लें, कोयटा में जितने मेगा प्रोजेक्ट, जिस तरह से मेगा रोड्स बने, काफ़ी चीज़ें बनी, तो वहाँ पर तो हमारे बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कोई रुकन ही नहीं, मगर वहाँ पर भी तरक्याती काम हुए। इस तरह से हर हल्के में बलूचिस्तान के कोने कोने में। दिनेश साहब, यही अर्ज है कि अगर इतना अच्छा तरक्याती काम हुआ है तो फिर तो बहुत खुश होना चाहिए। फिर इनकी नाराजगी की क्या वजह बनी? और आप कह रहे हैं कि नाराजगी इसलिए क्योंकि अपोजिशन अरकान को जो तरक्याती फंड्स हैं या उनके इलाकों में काम नहीं हुए। तो ये जो लोग हैं जिनका आप तस्करा कर रहे हैं कि अगर ये इतने मुतमईन है तो ये क्यों जा मिले अपोजिशन के साथ? मैंने यही कहा कि उन्होंने जो वजह बताई है कि जी अमन अमान और ये कहने की बातें हैं ना आपके ये ख्याल सिर्फ और सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि हर किसी को ऐसे लगता था कि मैं इस चीज़ के जिस पोजीशन पर बैठा हूँ इससे थोड़ा ज़्यादा हकदार हूँ। तो और कुछ गलत फहमियाँ हमारे, अभी कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर बता दूं कि कुछ गलत फहमियाँ हमारे दरमियान डालने में अपोजिशन का अहम किरदार रहा है। और जी हाँ, तो क्योंकि अब यही था कि अब 23 के अगर उनकी स्ट्रेंथ थी 23 तो कभी भी वो नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने यही सोचा कि बल्कि कोई ना मिलने का शिकवा आपने सुना है कामरान साहब ने भी खुद खुद भी किया। देखिए, ना मिलने के शिकवा पर हुकूमतें नहीं गिराई जा सकती, ये मिल बैठकर मामला हल करने। और दूसरी, एक अगर चीफ एग्जीक्यूटिव है तो कोई हो सकता है कि किसी दिन कोई किसी किस्म की मीटिंग, और बलूचिस्तान के सूबे का आपको पता है कि वहाँ पर हालात किस तरह से होते हैं। तो इन चीज़ों में अगर मैं कहूँ कि ना मिलने की वजह से तमाम हो गए, तो मेरे ख्याल में ये हमारे सूबे की बदकिस्मती होगी। और जिस तरह से आप बार बार, मुझे तो एक किस्म का तंज लग रहा है कि बलूचिस्तान से क्यों, एज ए पार्लियामेंटेरियन ये मेरे लिए शर्म की बात है कि हमारे सूबे को या बलूचिस्तान में इस निगाह से देखा जाता है। और जहाँ तक आपने कहा कि पिछली अच्छा, ये दिनेश साहब इस पे रुकिएगा, मैं आपकी तरफ लौटती हूँ, इसका बड़ा जरूरी जवाब है, ये आप मुझे एक्सक्लूसिवली बताइएगा। लेकिन कामरान साहब, ना मिलने पर ये हुकूमत डिसमेंटल करना, घर भेजना, ये दुरुस्त नहीं है। और आपने सुना अभी दिनेश साहब ने बाकायदा गिला किया है कि ऑपोजिशन का किरदार है इसमें बहुत बड़ा। जी सर। नहीं, अपोजिशन का तो यकीनन होना भी चाहिए। अपोजिशन तो इसलिए बैठी होती है कि वो उनकी गलतियों की निशानदेही करेगी। वन ऑफ द उसकी रीजन थी जो मैंने बताई है, ये ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जो है, वो मतलब वो आसमान से आया हुआ इंसान जो है ना, वो ये वन ऑफ द रीजन है। इसके अलावा ये जो जितना बता रहे हैं ना, जितने अरब रुपए का काम बता रहे हैं, ये इतने अरब रुपए उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उसका 10वां हिस्सा भी नहीं लगाया जितना ये बता रहे हैं। उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिनेश को कहेंगे चले मेरे साथ चले, जाके जहाँ से वो इलेक्ट होके आए, जहाँ से उनके बाप और दादा इलेक्ट होते रहे, वहां पे भी उन्होंने ये इतने पैसे नहीं लगाए।
तो बाकी दूसरे हल्कों को तो छोड़ दीजिए। ये खुद भी जब सरदार अब्दुल रहमान के फातिहा पे गए थे तो सड़क के जरिए नहीं जा गए थे, हेली के जरिए गए थे। दिनेश साहब था, याद है अगर इसको। क्यों? सड़क की हालत ऐसी नहीं थी कि सड़क से जा सके, अपने मिनिस्टर के यहाँ नहीं जा सकते थे। तो अगर 3 साल गुजारने के बाद भी आप उसकी सड़क नहीं बना सकते तो फिर बाकी चीज क्या होगी? हॉस्पिटल क्या होगा? स्कूल क्या होगा? कोई चीज भी नहीं थी। मोबाइल मिनिस्टर के एरिया में मोबाइल आपका नहीं लगता। सरदार अब्दुल रहमान के यहाँ पता नहीं उसका कोई खास कोई स्पेशल मोबाइल लगता होगा। मेरा तो कम से कम मोबाइल नहीं लगता था। ये हम सारे गए थे, दिनेश भी उसी दिन गया था, मैं भी उसी दिन गया। ये हेली में गए थे हम, चूंकि झटके खाते हुए गाड़ी में गए थे तो हमें पता चल गया कि मिनिस्टर के जना रोड का क्या हाल है। अच्छा, आपने एक जुमला इससे पहले कहा था कामरान साहब, आपने कहा था कि अगर काश वो ये काम पहले कर लेते जनाब जाम कमाल के हवाले से, तो अब जब वो ये काम कर चुके हैं और मनाने का और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं, आप फिर भी पूरा एतमाद हैं कि ये कामयाब हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद? ऐसा है कि हमारे यहाँ हमारे सूबे में एक थोड़ी सी जो है ना, वो एक और थोड़ी सी रवायत है। हम इज्जत करने वाले लोग हैं, इज्जत करवाने वाले लोग हैं, एहतराम करते हैं, एहतराम करवाते हैं। अगर हमारे पास हमको कोई एहतराम देता रहे और साथ कोई ज्यादती भी कर ले तो हम इग्नोर कर लेते हैं। ये एहतराम न करना जो है ना, किसी को इग्नोर करना जो है, ये हमारे लिए बड़ा जो है ना वो तकलीफ दे बात हुआ करती है। तो ये जो इसमें जो इनमें जो सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नजर आया वो एक ये था। उसके अलावा जो है ना वो हर चीज को अपने हाथ में रखना, हर चीज जो है ना दूसरों के ऊपर एतमाद न करना। इवन अपने मिनिस्टर्स पे इनका कोई एतमाद नहीं था। इनसे पूछिए कि कितने पोर्टफोलियोज जो है ना उन्होंने अपने हाथ में रखे थे। हर अहम पोर्टफोलियो जो है ना वो जी पोर्टफोलियोज वाला पॉइंट आपने पहले भी उठाया था, ये मैं पूछ रहा हूं। तो हर चीज जो है ना वो अपने हाथ में रखना, दूसरों पे एतबार न करना। भैया आप दूसरों यहाँ अगर आए तो आप एज ए MP इलेक्ट होके अपने हल्के से आए। यहाँ आपको असेंबली ने इलेक्ट किया है। अपोजिशन को इग्नोर करना, उनके साथ नहीं मिलना, उन पे गाड़ियां चढ़वा देना, उनके हाथ तोड़वा देना, इस तरह की हरकतें, तो जब ये सारा कुछ होगा तो फिर किस चीज का करते हैं। अब आप JUI के पास आते हैं, जहाँ हेडली साहब के घर जाते हैं, तो उससे पहले वो JUI वाला जो ना वो जो जख्मी हुआ आपकी हरकतों की वजह से असेंबली के अंदर जख्मी हुआ, उसके घर तक जाना जो ना वो आपने कबूल नहीं किया। आपकी सरकार की गाड़ी उसके ऊपर चढ़ी। तो ये फिर हम जो ना इन चीजों को दूसरों से ज्यादा महसूस करते हैं। ये हमारा इशू है यकीनन कि हमको एहतराम दो, उसके बाद भले हमारा गला काट के ले जाओ। दिनेश साहब, ये मामलात वाकई हुए हैं। JUI को अगर अप्रोच किया जा रहा है अब बलोचिस्तान हुकूमत की और BAP की तरफ से, क्या आपको लगता है कि कोई वो सपोर्ट आपको दे पाएंगे? अच्छा, दूसरा ये जो बड़ा जरूरी सवाल था, क्योंकि मेरा आपसे अब मुकालमा है इस हवाले से कि बलोचिस्तान का मैंने इसलिए सेनेटर साहब तस्करा किया है क्योंकि आपको पता है कि पिछली दफा भी बड़ी मायूब बात थी कि पीपल्स पार्टी ने कहा था, जरदारी साहब ने कहा था कि हम इनकी गवर्नमेंट को घर भेजेंगे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की अलायंस हुआ करती थी, नेशनल पार्टी की हुकूमत थी। तो ये खासी मायूब बात है, एक बंदा नहीं था उनका वहां से MPA। तो इस किस्म की चीजें जब बार बार एक रिकरिंग चीज होगी तो इस वजह से सवाल है कि सबसे बड़ा सूबा है रकबे के हवाले से, सबसे रिसोर्सफुल सूबा है पूरे पाकिस्तान का, तो ये मामला तो नहीं होने चाहिए। इसलिए दिनेश साहब, पिछली दफा से चूंकि आप उस वक्त बलोचिस्तान हुकूमत का तब भी आप हिस्सा थे, तब में अब में क्या मुमासलत है और क्या फर्क है? मैं उस टाइम तो बलोचिस्तान हुकूमत का हिस्सा नहीं था, तो नेशनल पार्टी का नहीं, नेशनल पार्टी का भी मैं नहीं रहा हूँ कभी भी। PMLN में आप थे, नेशनल पार्टी में जो अलायंस का था। हाँ, तो अलायंस तो हुआ ना आपका। तो बात इस तरह है कि बलूचिस्तान, जिस तरह से आपने कहा, मगर ये एक थोड़ी करेक्शन भी कर दूं कि उस टाइम तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी साहब ने इस्तीफा दिया था, रिजाइन कर गए थे, उसकी नौबत ही नहीं आई थी। तो उस टाइम नौबत नहीं आई थी। और वो टाइमिंग आप देखें नून लीग के हवाले से, वो कहाँ से थी? उसका मसला था वफाक से। उस टाइम वफाक में एक हलचल मची हुई थी, उस हवाले से उनके इत्यादी भी साथ छोड़ गए। PK मैप थी, नेशनल पार्टी थी। अगर नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी साहब ने इस्तीफा दिया था तो उसके पीछे कुछ रीजन थी, इसीलिए ना तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो वो जाहिर है उनको लगा होगा कि वो नहीं उसको स्टैंड कर पाएंगे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और इस तरह से अगर आप, जिस तरह से मेरे मौजूद दोस्त ने कहा कि जी उनके एक जख्मी हुए थे वहाँ पर बजट सेशन आपका खासा, इस तरह से आप देखें कि उस टाइम एक बलूचिस्तान असेंबली को एक यरगमाल बना दिया गया, उसको ताले लगा दिए गए थे अपोजिशन की जानिब से। एक आपकी जमहूरियत की निशानी है,
उसको आप ताले लगाकर एक आमिरियत का दौर याद दिला रहे हैं एज ए अपोजिशन। ये आपको अच्छा नहीं लगे। और जब सीएम साहब आ रहे हैं असेंबली में तो उनके ऊपर बाकायदे गमले फेंके गए। हमारी एक औरत बुशरा रिन साहिबा उस टाइम जख्मी हुई थी, तो मुझे ये बताएं कि अपोजिशन के आए उनके पास बुशरा रिन साहिबा के पास कि भाई उन्हें अगर चोट लगी या उन्होंने गमले फेंके सीएम के ऊपर। तो इस तरह से और जहां तक आप बात करते हैं तो आप देखें कि मौलाना वासे साहब बीमार हुए थे तो उनकी अयादत के लिए गए। हैदरी साहब उम्रा करके आए तो उनकी अयादत के लिए जाम साहब गए। काफ़ी इस तरह से रवायतें हैं जिनको हम जाम साहब ने किया। और जहाँ तक कहा जा रहा है कि जी ब्यूरोक्रेटिक, तो मैं आपको हाँ पोर्टफोलियो के हवाले से बता रहा हूँ। पोर्टफोलियो के आप देखें कि बलूचिस्तान में जितने भी मिनिस्ट्रियाँ हैं 19 के करीब मिनिस्टर हैं हमारे, बशमूल जो भी 19 में तकरीबन हमारे पास है 38 डिपार्टमेंट्स हैं बलूचिस्तान में। जो 19 मिनिस्ट्रियाँ हैं उनको 2-2 पोर्टफोलियो दिए गए। तकरीबन कोई 30 के करीब मिनिस्टरों के पास जो 8 बजते उनके लिए भी 18th अमेंडमेंट में एक थी कि आप इस हद से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं रह सकते। तो नवाब जाम कमाल खान ने पार्लिमानी सेक्रेटरीज रखे थे। जैसे मैं था वहां पर पार्लिमानी सेक्रेटरी था एज ए मिनॉरिटी, पोर्टफोलियो उनके पास था मगर मैं एक काम में करता था। इस तरह से हमारी माजबीन शीरान थी पार्लिमानी सेक्रेटरी। इसी तरह से हमारी बुशरा रिन साहिबा इंफॉर्मेशन की पार्लिमानी सेक्रेटरी। उनके पास अगर था तो एक पीएनडी का महकमा और था जो उनके पास ही था, वरना और कोई भी महकमे इतने उनके पास नहीं थे। जिस अंदाज से हम पर इल्जाम लगाया जाता है इसमें कोई सदाकत नहीं। जी कामरान साहब, ये तो बुशरा रिंद का हमारी बहन का 2 दफा नाम लिया इन्होंने। तो बुशरा रिंद भी जो है ना वो दस्तखत करने वालों में वो अदम एतमाद की तहरीक है उसमें शामिल है ना। तो जब पीएनडी उनको दिया, ये तो आप बताएंगे, मैं इस पे आपको सेकंड भी नहीं कर सकती और आपके साथ हामी भी नहीं भर सकती। दिनेश बैठा है ना, ये दिनेश बैठा है ना, दिनेश बताएगा आपको कि बुशरा, मैंने तो उनको 42 में गिना, बुशरा रिंद ने भी साइन किया हुआ है। तो जब उन्होंने भी साइन किया, जब वो भी नाराज है जिनके घर गए या जिनको कहते हैं कि वो इनके लिए जख्मी हुई, तो जो इनके लिए जख्मी हुए उनके भी घर नहीं गए या उनके साथ भी प्रॉब्लम है। तो इनके प्रॉब्लम उनके घर गए। हमारा दिनेश साहब कह रहे हैं उनके घर गए, उनके घर गए। अच्छा, ये बता दिए इन्होंने कि उन्होंने साइन किए कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत इज्जत दी। ये उन्होंने माना है कि हाँ साइन जरूर की है, लेकिन साइन उन्होंने जरूर किए ना। तो इसका मतलब ये है कि वो उनके साथी भी उनके साथ नहीं है। और एक बात और बता दूं कि तहरीक अव्वल तो कामयाब हो जाएगी, और अगर खुदा न खास्ता अगर ये नाकाम हो भी गई तो जाम साहब चल नहीं पाएंगे। ये इसका तरीका वही है जिस तरह से अपना सनाउल्लाह जहरी साहब ने किया था। उन्होंने रिजाइन किया था, इज्जत से जो है ना वो हाथ हिलाते हुए रुखसत हो गए थे। इनका भी तरीका यही है कि ये इज्जत से हाथ हिलाते हुए रुखसत हो जाए। तकरीबन 40 लोग जो है ना वो इनके अगेंस्ट हैं 65 के हाउस में। लेकिन अभी आपने सुना है कामरान साहब, अभी जो रिसेंट तो उनकी जो प्रेस टॉक कल हमने मुलाहिजा की है उसमें तो उन्होंने कहा है कि वो इस पे अब करा लेते हैं रायशुमारी। उन्होंने कहा है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो जीतेंगे इसमें और नाकाम होगी ये। मुमकिन है ये, देखिए। अच्छा कामरान साहब, आप चूंकि उस वक्त भी ज़ाहिर है आप ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा थे, ये बताइएगा जरदारी साहब का ये हवाला था, ये सबसे मायूब बात है कि एक एमपी नहीं वहां से, और वो उन्होंने सबसे बढ़कर ये क्लेम किया था। और जब वो चले गए घर, जब हुकूमत के तो उनकी डिसमेंटल करने में कामयाब हो गए, तब उन्होंने कहा देखा ये मैंने पहले से कहा था। देखिए, मैं उसमें आप हवाला जरदारी साहब का भले दें, मैं वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं हवाले देने के लिए तैयार हूँ, मगर आप उसको चला नहीं पाएंगी मेरी बात कि उसके पीछे कौन थे, उसके पीछे क्या था, ये आपके पास जल जाएंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। तो यानी कि आप इत्तेफाक जरूर करते हैं, जो भी दिनेश साहब कह रहे थे कि ये बलूचिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इस किस्म के फिनोमिनन है। देखिए ना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क में, और उन प्रॉब्लम को हमारा जो है ना, जो अपोजिशन में बैठे हुए एक शख्स के तौर पे, एक सेनेटर के तौर पे। लेकिन सर आपका कामरान साहब अभी ये क्लेम है, आखिरी जुमला ये फरमाइएगा कि उस किस्म के फिनोमिनन जो कि आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो अब नहीं है, अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो जाम कमाल के खिलाफ आप तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। अगर वो होते तो जाम साहब अभी तक जो है ना रिजेस्ट ना कर रहे होते, उनसे भी बहुत पहले जो है वो रिजाइन करके जाम साहब जा चुके होते। ओह अच्छा, ठीक है नाजरीन, मैं वाइंड अप करूंगी, देखते हैं ये मामला कहाँ बैठता है और
ये जो तहरीक अदम एतमाद है, अब इसमें बताया जा रहा है कि कुछ रोज़ में इस पर रायशुमारी भी बाकायदा तौर पर हो जाएगी। तो देखते हैं कि किसका क्लेम इसमें कामयाब होता है। अभी एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। हम अनातोलिया में मंगोलों के खिलाफ सबसे बड़ी मुजाहिमत शुरू करने वाले हैं। ये एक तवील खूनी खेल होगा। वक्त आ गया है नई चाल चलने का। मैं सिर्फ बादशाह के लिए बोल लिया झूठ तो। उनकी मौत को मुश्किल बना दूंगा। ओस कबाइल कभी भी उन वेश्यों के सामने सर नहीं झुकाएंगे, देख लेना तुम। तुम्हारे आने की खुशी में बड़ा खूनी जश्न मनाया जाएगा। कुनेवी को हमें दे दो, वरना सब मारे जाओगे। हम मर तो सकते हैं, लेकिन कुनेवी साहब को नहीं दे सकते। ICC T20 वर्ल्ड कप लाइव ऑन PTV स्पोर्ट्स। गेम ऑन है। मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतुल लिल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन। ऐ औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है कि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत और जीनत का जरिया भी हो, और बेहतरीन लिबास तकवे का लिबास है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद के लोग इससे सबक लें। मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतुल लिल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन। वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट का रुख करते हुए नैब ऑर्डिनेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब इस हवाले से एक तो अपोजिशन का जो एक व्यू पॉइंट था वो तो पहले दिन से हमें पता है कि वो इस ऑर्डिनेंस की सख्त मुखालफत करते हुए नजर आए थे। उसमें जो नुकात हैं उसके ऊपर भी अपोजिशन ने कहा था कि ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है उनके लिए, और दूसरा ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी पर सबसे बढ़कर इस पे एतराज़ उठाया था अपोजिशन ने। लेकिन अब नाजरीन ऐसा मालूम होता है कि अपोजिशन के वो अरकान जिनके खिलाफ नैब के केसेस चल रहे हैं वो इसके अंदर अब इसी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर रियायत मांग रहे हैं, बरियत मांग रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस हवाले से आपको पता है कि नैब अदालत का रुख किया और उन्होंने अपनी बरियत की दरख्वास्त की कि नया जो नैब ऑर्डिनेंस है, चूंकि फेक अकाउंट्स वगैरह का मामला है जनाब आसिफ अली जरदारी का, तो ये लिहाजा अब नैब के एम्बिट में नहीं आता है और ये तमाम मामला अब दीगर इदारे देखेंगे, तो लिहाजा उनको इस पूरी चीज से बरियत दी जाए, जो कि उनकी जो दरख्वास्त थी
नैब अदालत ने मुस्तरद कर दी। इस तरह से मजीद भी नाजरीन जो अभी तक हमें ऑपोजिशन की तरफ से एक व्यूज मिल रहे हैं, नून लीग से भी और पीपल्स पार्टी से, वो यही है कि काफी सारे वो लोग हैं जो कि अब इस पूरे एम्बिट में नहीं आते और नैब का जो एक इस ऑर्डिनेंस के तहत उनका जो एक एम्बिट है या परव्यू है उसके अंदर वो फॉल नहीं करते और दीगर इदारों का अब इख्तियार या प्रेरोगेटिव बनता है कि वो उनके केसेस को देखें। अलबत्ता इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी, ये दो वो ऑपोजिशन के रहनुमा थे जिन्होंने कहा है कि इसकी बुनियाद पर वो रियायत इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि वो इस नैब ऑर्डिनेंस के इस पूरे नुकात के वैसे ही इन द फर्स्ट प्लेस इसके खिलाफ हैं। इंटरेस्टिंगली वजीर इत्तलात और नशरियात जनाब फवाद चौधरी ने भी प्रेस टॉक करते हुए ये कहा कि फिलहाल नैब ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई से नैब को रोक दिया गया है और नैब ने भी अपने जो दीगर उनके जिले दफातर हैं वहां पर भी यही बात कम्युनिकेट आगे की है कि तब तक के लिए, जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती वजारत कानून की तरफ से, तब तक के लिए ये तमाम मामलात रोके जाएं, इनको सस्पेंड किया जाए और फिर उसके बाद जब ये मामलात की मजीद क्लैरिटी मिल जाएगी तो उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ये तमाम मामला नाजरीन अब हम सेकंड सेगमेंट के तहत प्रोम करना चाहते हैं और मैं सबसे पहले रुख करूंगी जनाब अनवर मंसूर खान साहब का। माहिर कानून, साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ हैं, ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर खान साहब, थैंक यू आपके वक्त के लिए। मैं फिर अपने जो सियासतदान हमारे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जानिब में बाद में जाऊंगी, लेकिन अनवर साहब आप कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं? ये नैब ऑर्डिनेंस के तहत ये अब खासा $1 मिलियन सा सवाल मालूम होता है कि क्या ये केसेस, अक्सर और बेशतर केसेस, क्या अब नैब ऑर्डिनेंस के बाद अप्लाई होते हैं या ये नैब का परव्यू है भी या नहीं, और जो बरियत की दरख्वास्तें हो रही हैं वो कितनी वेल प्लेस्ड हैं इसके होते हुए? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इसमें ये समझा जा रहा है कि जितने केसेस हैं उसमें बरियत हो जाएगी इस ऑर्डिनेंस के तहत। ये ऑर्डिनेंस में ये बेसिकली कर ये रहा है कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिनका के गवर्नमेंट से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, जो लोग बेसिकली अपना इंडिविजुअल काम करते थे और जो वो लोग जो कि पब्लिक ऑफिस वालों से डीलिंग नहीं करते थे, उनको तो बाहर निकाल दिया गया इसके एम्बिट से। दूसरा, वो ब्यूरोक्रेट्स और वो लोग जो इसमें काम तो किया है, कोई गलत डिसीजन लिया है जो कि इसके एम्बिट में आ गए थे बिकॉज गलत डिसीजन लिया था, ये कहकर कि गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, अगर वो ये दिखा दें कि जिन्होंने ये डिसीजन लिए थे, अगर वो लोगों ने कोई अपने लिए कोई पैसा नहीं बनाया है या कोई बेनिफिट नहीं लिया है, तो वो भी इससे बाहर हो जाएंगे। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो यही है कि इसके अंदर अगर किसी का करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है, वो अपनी जगह पर रहेगा। अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और उस जमाने में कोई ऐसे पैसा बनाया है या कोई अपने लिए फायदा लिया है, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये कहना कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया नैब को, ये गलत है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नैब जो है वो इदारा अपनी जगह पर रहेगा, उसका वो भी रहेगा, कोर्ट भी रहेंगे और इंशाल्लाह जिन लोगों ने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के बाहर रहे हैं तो वो इसके बाहर आ जाएंगे। अच्छा अनवर साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन ये एक और बात ये है कि क्या बैक डेट से इसका इतलाक होगा? क्योंकि अब तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं ये कहने के लिए कि नैब को फिलहाल के लिए इस ऑर्डिनेंस के तहत काम करने से रोक दिया गया है। नैब ने अपने दीगर दफातर में भी यही बात कम्युनिकेट की है कि इस पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की क्लैरिफिकेशन या उनकी तरफ से क्लैरिटी उनको चाहिए कि ये किस तरह से इंटरप्रेट करें। और उसूली तौर पे भी ये फरमाइएगा अनवर साहब कि ये भी तो बात है ना कि ऑपोजिशन को ये कहेंगे कि अगर आइंदा के केसेस में जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ताल्लुक रखते हों या तरक्याती मंसूबों से या सूबाई सतह पर, अगर आइंदा के केसेस को इस्तिस्ना मिल रहा है तो पिछले वालों को क्यों नहीं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और सबसेक्शन 3 है, सेक्शन 4 का जो अमेंड किया है उसमें यह कहा गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो रही है या जिनकी हो चुकी है और कोर्टों में चले गए हैं, वो ट्रांसफर हो जाएंगे उन इदारों को जिनके तहत वो पहले आते थे या नहीं आते थे। तो बेसिकली पिछले जितने केसेस हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और जो आइंदा के केसेस बनने हैं या इंक्वायरी हो रही है
वो भी इसके तहत जो है उनको ट्रांसफर किया जाएगा। ये खत्म कोई नहीं हो रहा केस, ये सब ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ FIA को जाएंगे, कुछ टैक्स रिजीम में जाएंगे, कुछ पुलिस को जाएंगे, जो कुछ भी इसमें जिनकी ऑथराइजेशन थी कानून के तहत उनके पास जाएंगे। तो ये इस लिहाज से ये रेट्रोस्पेक्टिव है और रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा, चाहे वो पिछले केसेस थे या अगले केसेस आएंगे। लेकिन ये जो जैसे जरदारी साहब का केस है सर, इस पे फाइनली प्लीज बताइएगा कि आपके नजर में ये फिर ट्रांसफर होना चाहिए था, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ताल्लुक रखता है, तो अब ये नैब का अगर परव्यू नहीं है अकॉर्डिंग टू द न्यू ऑर्डिनेंस। नहीं, बिल्कुल गलत क्या है ये है बात अगर कोई कहता है, इसलिए कि जरदारी साहब वाज होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, और जो शख्स होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है, तो उस सूरत में ये नैब के जुरिसडिक्शन में रहेंगे। राइट, ठीक है, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस अनवर मंसूर खान साहब। आपने जरा क्लैरिटी हमें दी और अपनी इंटरप्रिटेशन बताई। नाजरीन, अब अमजद अली खान न्याजी साहब भी हमारे साथ हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सरबरा भी हैं कायमा कमेटी बराए दिफा के कौमी असेंबली में। बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपकी मौजूदगी के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। हमें ऑनलाइन आप ज्वाइन कर रहे हैं, और शॉर्टली नाजरीन सेनेटर शहादत ऐवान भी हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और कानूनदान भी चूंकि हैं शहादत साहब, तो आपसे भी आपकी इंटरप्रिटेशन और आपका वर्जन जाहिर है फॉर योर पार्टी पर्सपेक्टिव, वो भी हम मांगेंगे। शॉर्टली हमें ज्वाइन करेंगे कराची स्टूडियोज में। लेकिन अमजद साहब, मीनवाइल आप जरा फरमाइएगा, ऑपोजिशन तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर खासा उन्होंने सरापा एहतजाज ही नजर आ रहे हैं। शहबाज साहब जो कह रहे हैं कि मार्च करेंगे इस्लामाबाद का, उसमें एक ये बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को भी बनाया है। ये फरमाइएगा कि वो कह रहे हैं कि अगर इस दौरे हुकूमत के केसेस में इस्तिस्ना मिल रहा है या नैब के परव्यू से चीजें बाहर जा रही हैं, तो पिछले वालों को भी दे दें। असल में मोना, बड़ा आपने एक अच्छा मौजू लेके आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अनवर मकसूद साहब ने आपको एक बड़ा तफसीली इस ऑर्डिनेंस के बारे में वजाहत की है, और उसमें उन्होंने बताया है कि जो ऑफिस होल्डर हैं और जिनके ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर उनकी, मैं समझता हूँ उनको वो जस्टिफाई नहीं कर रहे, वो केसेस नहीं निकले अपना नैब के कवानीन के नीचे आ रहे हैं। हाँ, बहुत सारी एम्बिग्विटी ये पैदा की जा रही है कि बाज चीजें ऐसी हैं जो FIA की जुरिसडिक्शंस में आती हैं, बाज चीजें पुलिस की जुरिसडिक्शंस में आती हैं, बाज जी अच्छा वो अब इन ये चीजें जो है ना, ये मिक्स कर रहे हैं, ये एक एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहे हैं, ताकि देखिए डे वन से वो एहतसाब और एहतसाब की अदालतों के ऊपर और जो भी आ रही है चीजें उनमें उनके ऊपर वो अभाव इसलिए पैदा करना चाहते हैं। अमजद साहब इजाजत दीजिएगा, सेनेटर शहादत ऐवान भी हमारे साथ हैं कराची स्टूडियो से तशरीफ फरमा। बहुत शुक्रिया शहादत साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। मैं शॉर्टली आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन अमजद न्याजी साहब पहले मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। हमने अनवर मंसूर साहब से भी बात की है इस ऑर्डिनेंस को लेकर, तो वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगी कि उन्होंने क्या कहा था। जी न्याजी साहब, आप मुकम्मल कीजिएगा। जी, असल मैं वही कह रहा था मोना कि बेसिकली जो है वो ये एम्बिग्विटी की क्रिएट की जा रही है, ताकि चीजें जो गडमड कर दी जाए और एहतसाब के अमल में जो है वो रुकावटें डाली जा सके और लोगों के जहनों में अभाव पैदा किया जा सके। हालांकि ऐसा नहीं है, ये ऑर्डिनेंस बड़ा तफसीली है और उसमें वो चीजें जो मुख्तलिफ इदारों के जिम्मे हैं, वो इदारों को चीजें पहले सब चीजें वो डाल दी गई थी नैब के अंदर, और वो कुछ छोटे से छोटा है तो क्लर्क भी जा रहा है उसमें और बड़ा भी जा रहा है, लेकिन अब चीजें जो FIA, क्योंकि हर इदारे ने अपना काम करना है, जैसे PTV या PTV अगर अपना काम नहीं करेगा नहीं। लेकिन अमजद न्याजी साहब, मैं आपकी तरफ लौटती हूँ, ये फरमाइएगा इसकी, जब मैं लौटूं आपकी जानिब के, वो तो अपोजिशन पहले दिन से यही कहते थे कि दीगर इदारे बेशक देख लें हमारे केसेस, लेकिन एटलीस्ट नैब के पास जब आते हैं तो फिर गिरफ्तार होना, ये बहुत सारी वो चीजें थी। लंबे लंबे अरसे, आपको पता है महीने कितने और तकरीबन साल भर बहुत से लोगों ने जेल में काटे हैं। साद रफीक साहब का केस हमारे सामने है। मैं शहादत साहब का पहले इनिशियल रिमार्क ले लूं। जी सेनेटर शहादत ऐवान, आप बताइएगा सर, आपका मीनवाइल योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस,
नैब ऑर्डिनेंस को आप कैसे रीड करते हैं, और जरदारी साहब की जो दरख्वास्त कल हमने देखा है कि मुस्तरद हुई है, उन ग्राउंड्स को आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कानूनी तौर पर? पहले तो आपने खाली एक को याद रखा, खुर्शीद शाह साहब को याद नहीं रखा, जिनको 28 महीने हो चुके हैं उनको भी याद रखें। बाकी ये जो ऑर्डिनेंस है, ये देख लें कि मौजूदा गवर्नमेंट ने KPK में भी ये एहतसाब कमीशन बनाया था, उसका एक्सपीरियंस किया और सब्सिक्वेंटली उसका क्या हुआ वो आपको मद्देनजर रखना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इतना एक्सपीरियंस करने के बाद जिस तरीके से जब भी कोई बात की जाती थी तो हमेशा मौजूदा गवर्नमेंट का यही कहना होता था कि हम NRO नहीं देंगे, हम किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। तो भाई ये वाला जो कानून आपने बनाया है, अगर इसको आप ये देखें तो अगले दिन मैंने कहीं पे कहा कि ये तो नैब को तो बिल्कुल ही आपने बेबस कर दिया, बल्कि उसका जबड़ा निकाल दिया है, आपने इसके अंदर कुछ छोड़ा नहीं है। इससे पहले आप देखें कि जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे थे, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट काम कर रहा था, रेगुलर कोर्ट्स जो हैं वो काम कर रही थी, FIA की जो कोर्ट्स हैं वो काम कर रही थी। और अगर आपने यही काम करना था तो मैं तो ये समझता तो NRO जो है अपने लोगों को दिया गया है, क्योंकि अगर आप देख लें कि मौजूदा जो नैब है इसने इस 3 साल में आप देख लें कि किसी भी मौजूदा सेटअप के आदमी को, वो लोग जिनके लिए मौजूदा गवर्नमेंट खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते रहे कि यहाँ पे करप्शन हुई है, यहाँ पे मैं कमीशन बना दूंगा, तो उन लोगों को किसी एक शख्स को कालब नोटिस तक नहीं मिला। तो यही वजह है कि हम ये समझते हैं कि मौजूदा जो ऑर्डिनेंस आया है इसका पर्पज़ एक था, पर्पज़ एक ये था कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए से मौजूदा चेयरमैन साहब जो हैं उनका जो पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जाए। बाकी तो अगर आप देख लें, ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि हाई कोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन है तो बेल का जो प्रोविज़न है वो आप जो है रेगुलर कोर्ट्स जो नैब की कोर्ट्स बनाई हैं उन कोर्ट्स को दे लें। अब ये देखें कि इस कानून के अंदर जो चीज़ें मौजूदा ऑर्डिनेंस है उसमें क्या है। सबसे पहली बात तो मुना उसमें ये है कि ये बात रखी गई है कि नैब जिस केस को चाहे पाकिस्तान में किसी अदालत में भी, मतलब ये है कि कराची का केस कोयटा में, कोयटा का केस कोहाट में, कोहाट का केस जो है बन्नू में, वो भेज दें। हालांकि ये मैं समझता हूँ कि हमारे ज़ाब्ता फौजदारी में ये बात प्रोवाइडेड है कि जिस इलाके में, जिस एरिया में ऑफेंस होता है जुरिस्डिक्शन उस इलाके की बनती है, तो ये प्रोविजन आपने रख दिया है। फिर आपने कहा है कि कोर्टें जो हैं ये इसमें 6 महीने के अंदर अंदर कोर्टें पाए तक मील को पहुंचेंगी। तो भाई ऑर्डिनेंस तो 4 महीने का है, आपने कह दिया कि कोर्टें जो है ये सेटअप जो है ऑडियो वीडियो लिंक्स का, कोर्ट्स का बनाना, जजों की अपॉइंटमेंट 6 महीने में। ऑर्डिनेंस की मियाद जब 4 महीने है तो आपने 6 महीने का ये प्रोविजन कैसे रख दिया। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो बाहर के दोस्त हैं, हम जिस बात पे एतराज़ करते हैं कि हमेशा आप ये देखें कि आपने जो सदर पाकिस्तान है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करता है। ये वाहिद ऑर्डिनेंस में जो सदर साहब ने खुद जारी किया है और अपने आप को इख्तियार दे दिया है कि भाई बात ये कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान रिकमेंड करेंगे, वो जितनी चाहेंगे कोर्टें बना लेंगे, जिसको चाहेंगे वो जज अपॉइंट कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। सर आपने कानूनी तौर पर तो बेहतरीन, आप चूंकि मायनात खुद भी कानूनदान हैं, तो आपने कानूनी तौर पर तो बेहतरीन हमें बताया है कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, लेकिन सियासी तौर पर मेरा शहादत साहब आपसे ये अर्ज है कि अगर ये ऑर्डिनेंस इतना बुरा है, आपने उसमें इतनी खामियां निकाली हैं, तो उसकी बुनियाद पे जरदारी साहब बरियत क्यों मांग रहे थे फिर? देखें, बात यह है कि हम तो हमेशा अदालतों के सामने बात यह है कि मुना कोई ऐसी बात नहीं है कि इसका मतलब ये ऑर्डिनेंस आ गया तो हम सजा मांग लें। हम तो अदालत के सामने खड़े हैं ना, जो कानून होगा, जो भी कानून मतलब लागू होगा उसके ऊपर हम तो एप्लीकेशन देंगे। खाली जो है मीडिया को खाली जरदारी साहब नजर आते हैं। मैं कल कराची की कोर्ट में मौजूद था, हर दूसरी कोर्ट के अंदर हर आदमी ने एप्लीकेशन डाली हुई है कि भाई इसका तो अब रेगुलर कोर्ट्स जो हैं उनको ट्रायल करनी चाहिए। हमारे पास जितने टैक्स एविजन के केसेस थे, मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट 30% केसेस इस किस्म के थे, ऑटोमेटिकली इसमें लिखा हुआ हो जाएंगे। अब आप ये बता दें कौन सा आदमी है जो इस ऑर्डिनेंस के तहत आता है, आप मुझे ये भी तो बता दें। इसमें आप ये देखें कि इन्होंने सेक्शन 2(3) जो है उसके अंदर इन्होंने दुनिया जहान के लोगों को तो डाल दिया, इम्यूनिटी दे दी है। तो भाई वो लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहें कि इन्होंने कहा इसका इतलाक भी फौरी तौर पे होगा। ये भी नहीं कहा जी कि जब हम जाएंगे उस वक्त से इतलाक हो, क्योंकि इनका मतमे नज़र तो मौजूदा गवर्नमेंट का ये था कि जब हम आए तो उस वक्त ये इस किस्म की कोई चीज़ हमें बर्दाश्त न करनी पड़े। तो मैं ये कहता हूँ जो कानून, पहली बात तो ये देखें कि 3 दिन पहले
ये अमजद साहब ये बताएंगे, खुद असेंबली में मौजूद थे, तो क्या वजह थी कि आप ऑर्डिनेंस लेके आए और आपको ये मालूम नहीं था कि मौजूदा जो चेयरमैन साहब हैं 8 अक्टूबर को उनका टेन्योर खत्म हो रहा है? भाई अच्छी गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नेंस का तो तरीकाकार ये था कि आप इसको 2 महीने पहले से पार्लियामेंट में लेके आते। मैं शहादत साहब इजाजत दीजिएगा, इसका जवाब मांग लूं जरा अमजद साहब, पार्लियामेंट में लेके आते। अमजद साहब इसका जवाब फरमाइएगा। शहादत साहब का खासा वैलिड सवाल है कि आप जब असेंबली इन सेशन थी तो आप असेंबली से पास करा लेते। गवर्नमेंट डे टू डे इशू के ऊपर ऑर्डिनेंस जो है वो लाना कोई कबात नहीं है, ये रूटीन मैटर है, इसमें कोई ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि जिसके ऊपर। देखिए कभी कभी असेंबली में भी लेजिस्लेशन लेके आते हैं, उसमें से देखिए वैलिडेशन तो उसको आखिरकार आपको ले तो करना पड़ता है आपको नेशनल असेंबली के अंदर, और वहां से ही आप सब कुछ होता है। ये नहीं है कि ऑर्डिनेंस तो 180 डेज के लिए होते हैं और 180 डेज के बाद जो है 90 डेज के, तो वो तो चले जाते हैं। लेकिन असल चीज ये है कि क्या कवानीन जब नेशनल असेंबली के अंदर आते हैं, अगर वो उसको प्रोसीड भी करते हैं और कभी कभी नहीं भी करते, तो ये कोई इतना कोई मैं समझता हूँ कि ऐसी खास बात नहीं है जिसको आप काबिल एतराज कह सके। अच्छा अमजद साहब ये भी बताएं ना, जो एनआरओ के हवाले से एक सवाल किया है शहादत साहब ने कि पहले तो आप जो रियायतें अगर इसी किस्म की अपोजिशन ने आपको बताई थी तरमीम कर लें तो आप उसको एनआरओ से तशबीह देते थे, और एहतसाब कमीशन से भी उन्होंने तशबीह दी है जो पिछले दौर में केपी में कायम किया था पीटीआई गवर्नमेंट ने, कि वो भी कोई इसी किस्म की चीज थी ताकि नैब मामलात से दूर हो जाए। तो ये आप अपने लोगों को क्या इस्तिस्ना दे रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो है कि सबको जो एम्बेजलमेंट में है, करप्शन में है या किसी भी उसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में इन्वॉल्व है, तो उसको एहतसाब के नीचे आना चाहिए, कोई भी जो है वो ब्राह्मण नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम एहतसाब का जो अमल है हमारा ये मैनिफेस्टो है और हमारी जो तहरीक पाकिस्तान का जो बेसिक इकाई है जिसपे हम खड़े हैं वो यही है कि इंसाफ हो, इंसानियत हो। और सही, ये अमजद साहब आपकी बड़ी वैलिड बात है कि आपको इसका ज्यादा एक आपको बर्डन फील होगा क्योंकि आपका सबसे प्राइमरी जो आपका स्लोगन है वो एहतसाब का है। शहादत साहब 4 माह बाद क्या ऑपोजिशन, जब ये ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो जाएगा, मामला अल्टीमेटली जब पार्लियामेंट आता है, क्या ऑपोजिशन इसको तौसी देगी? क्योंकि ऑपोजिशन के तो बहुत सारे लोग हैं जिनको फायदा मिल रहा है इससे। एहसन इकबाल साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान, आगा सिराज दुरानी साहब। जी आपके पास टाइम बहुत कम बच गया है, आपके पास टाइम बहुत बच गया, मुझे 2 अल्फाज कहने दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से अमजद साहब ये फरमा रहे हैं कि ये 4 महीने के लिए मुना था, अगले 4 महीने के लिए भी जो एक्सटेंड हो जाएगा, मिल गए 8 महीने, फिर अगर पार्लियामेंट में ले होगा तो 90 डेज वहां से मिल गए, तो भाई माशाल्लाह 11 महीने तो इस तरीके से इन्होंने निकाल लिए। अब मैं कहता हूं, मैं ये समझने से आ रही हूं कि इसके अंदर ये लागू किन लोगों पे होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि इसके अंदर ये देख लें कि इन्होंने जो है जितने गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल टैक्सेशन, लेवीज, जितनी इंपोर्ट्स हैं, जितने फेडरल गवर्नमेंट के डिसीजन हैं, कैबिनेट के डिसीजंस हैं, कमेटीज, सब कमेटीज़ के जो डिसीजंस हैं, इसके अलावा जो आप देखें सीसीआई के फैसले जितने हैं, एनएफसी के जितने हैं, एक्निक के जितने हैं, और ये सारे टैक्स के जितने सब निकाल दिए। तो बात ये मुन्ना, मैं तो ये समझता हूँ कि रह कौन से गया। और ये जो लोग कह रहे हैं, लोगों का कहना ये है कि भाई आपने ये अपने लोगों को, अगर आप ये देख लें कि मतलब जितने अरसे में खान साहब ने जो कुछ कहा इंसाफ, तहरीक इंसाफ का, अच्छी बात है। पाकिस्तान में आप देखें 1947 का जो पहला कानून बना वो करप्शन के लिए बनाया गया, कायदे आजम साहब ने इसलिए बनाया था कि मुल्क में करप्शन ना हो, लेकिन साथ साथ इसलिए भी था ताकि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको प्रोटेक्शन भी हो। अब इनके 2 मसले थे मौजूदा। पहला मसला तो ये था कि कोई ब्यूरोक्रेट काम करने के लिए तैयार नहीं है। साहब सॉरी लेकिन मुझे आई हैव टू कट यू, मेरे पास वक्त इतना ही था। नाजरीन इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में फिर इस चीज को टेबल करेंगे, क्योंकि इवन हमारे मेहमानों ने ये चीज मानी है और एक्नॉलेज की है कि एक खासा जरूरी मौजू है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए और इस पे एम्बिग्विटी क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, सेनेटर शहादत ऐवान और अमजद अली खान न्याजी। अनवर मंसूर साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में थे। अल्लाह हाफिज़।